गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आज यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी डेली रूटीन में और इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हाई राइज बिल्डिंग्स या हैवी ब्रिजेस या मेगा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फेल नहीं होते ड्यूरिंग अर्थक्वेक को भी सस्टेन कर लेते हैं, या हाई स्टॉर्म्स या विंड्स वगैरह का प्रेशर वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं और फेल डाउन नहीं होते। सो उसके पीछे क्या लॉजिक है? ये सारा अमल जो है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी कहलाता है और इसके लिए हमने दो पहले वीडियोस में लोड्स और उन लोड्स के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया है। उनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनसे अपनी आप बेसिक नॉलेज डेवलप कीजिए और फिर आज की वीडियो को आगे फर्दर बढ़ाते हैं, जिसमें हम स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स फेल क्यों नहीं हो रहे होते। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू इस टॉपिक को मजीद अनअर्थ करेंगे। तो मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड ऑन यूट्यूब। तो सीक्रेट बिहाइंड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इज आवर टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाई skyscrapers don't fall in high wind or how a bridge survive heavy traffic and storms? ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हैवी ट्रैफिक होती है ब्रिजेस के ऊपर और वो सर्वाइव कर रही होती हैं, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो भी सर्वाइव करती हैं हैवी विंड प्रेशर्स को। सो आज इसको हम अनकवर करेंगे कि रियल सीक्रेट्स बिहाइंड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी क्या है और किन चीजों के ना होने की वजह से अक्सर स्ट्रक्चर्स फेल होते हैं। मेनली इस चीज से हमारी सेफ्टी मुंसलिक होती है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। सो वेलकम बैक टू सिफ्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और आई हैव 20 years of experience in civil and infrastructure engineering. I am a member of American Society of Civil Engineers and Construction Institute, USA. SIFTEC Simplified is my effort to make complex engineering simple, visual, and engaging for students, professionals, and even non-engineers. And now that we have brief overview of my background and experience, so let's quickly move on to our topic. What is structural stability? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि structural stability है क्या। Simple words में structural stability means the ability of structure to maintain its intended shape and support loads. तो जिस मकसद के लिए intended शेप, जिस मकसद के लिए या जिस शेप के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, उसको वो हमेशा बरकरार रखे उस शेप को, और उसमें फेल डाउन या उसमें डिफ्लेक्शन वगैरह ना आए, और जितने भी उसके ऊपर लोड्स आने हैं फ्यूचर में जिनके लिए वो डिजाइन किया गया है, चाहे वो लाइव लोड हो, विंड लोड हो, अर्थक्वेक हो, थर्मल लोड हो, या जो भी इन्वायरमेंटल लोड्स हो, तो उन सबको वो विथस्टैंड करे और उसके दौरान ये फेल ना हो विदाउट कोलैप्सिंग और अंडरगोइंग मेजर डिफॉर्मेशन। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट द सेफ्टी of the people or structure's ability to resist the buckling, swing and failure under different forces. So इन forces की वजह से ये चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर बकल कर जाता है, sway आ जाता है, या वो टोटली फेल हो सकता है। तो इन तमाम फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए उसके अंदर वो तमाम फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। लाइक आप देख रहे हैं कि कुछ लेटरल फोर्सेस भी इसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है। हमने पहले पढ़ा था इसका डेड लोड के बारे में, लाइव लोड के बारे में, और विंड प्रेशर वगैरह के बारे में, लेटरल प्रेशर के बारे में। सो उन तमाम को विथस्टैंड करना इस स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बेसिकली भी उसके ऊपर लोड्स आने हैं। डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल्स, यू सी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इन एवरीडे लाइफ व्हेन अ टॉल बुक शेल्फ डोंट फॉल डिस्पाइट बुक्स बीइंग ऑन वन साइड। अगर कोई भी आपने घर में या ऑफिस में कोई शेल्फ देखा होगा और उसमें बुक्स का प्रेशर एक ही अगर साइड पे हो स्टिल, लेकिन वो बुक शेल्फ जो है वो गिरती नहीं है। सो इसके पीछे वो रीजन है, वो ब्रेसेस वगैरह या वो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उसको खड़ा करने के लिए दिया गया है, सो उसकी वजह से ये नहीं गिर रही होती। सो सिमिलरली आपने एक जेंगा टावर देखा होगा जो कि कोलैप्स कर जाता है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप थोड़ा सा भी शिफ्ट करें। ये पिक्चर नंबर 2 मिडल वाली में आप देख रहे हैं कि अगर एक भी इसमें से मजीद कोई ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो ये टावर पूरा गिर रहा है। सो इसका मकसद, इसकी रीजन यही है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने डिस्टर्ब कर दिया। सो इवन अम्ब्रेला जो है वो भी डिजाइन किया जाता है इसी थीम के ऊपर कि वो रेजिस्ट करे आपकी विंड प्रेशर को, और इनसाइड आउट जो है वो फ्लिपिंग उसमें ना हो। उसको भी आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। सो ये तमाम कॉमन लाइफ की एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि सिर्फ इंजीनियर्स को जरूरी नहीं है ये समझना कि स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, या हम जो भी कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं अपने हाउसेस के लिए, अपने फॉर्म्स के लिए या ऑफिस के लिए, जिसके लिए भी, तो दैट शुड बी अ स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी जुड़ी है, आपकी सेफ्टी और आपकी लाइफ वगैरह इससे जुड़ी होती है। चाहे जो
स्ट्रक्चर भी आप डिजाइन करवा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, so that has to be a stable structure. Why should common people care? So common people चूंकि अपने घर वगैरह बना रहे हैं या जो भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो इससे तमाम सेफ्टी वगैरह जुड़ी होती है. सो होम्स इन अर्थक्वेक जोन नीड्स टू बी लेटरली स्टेबल. अगर आप ऐसे एरिया के अंदर अपना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं जहां पे अर्थक्वेक प्रोन जोन है, सो उसमें आपने लेटरल प्रेशर या लेटरल अर्थ प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए उसके अंदर सपोर्ट्स वगैरह देनी है. टॉल बिल्डिंग्स इन सिटी नीड्स विंड रेजिस्टेंस. तो जितनी भी बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होगी, अल्टीमेटली उसके ऊपर विंड प्रेशर ज्यादा होगा, सो उसके खिलाफ भी उसको रेजिस्टेंस चाहिए. एंड ब्रिजेस एंड फ्लाई ओवर कोलैप्स ड्यू टू ओवरलुक्ड स्टेबिलिटी फैक्टर्स और हैवी ट्रैफिक लोड्स. सो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिलेट्स टू रियल वर्ल्ड रिस्क्स एज वेल, जिसमें हमने ये एग्जांपल्स पढ़ ली. व्हाई शुड कॉमन पीपल केयर? इसमें अगर आपने देखें टोकोमा नैरोस ब्रिज कोलैप्स हुआ जापान में इन 1940. उसका रीजन बिहाइंड यही था कि स्ट्रॉन्ग विंड्स आई और उसकी टॉर्शनल स्टेबिलिटी जो थी वो पुअर थी. सो इसकी वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हो गया था. और नेपाल में जब 2015 में एक मेजर अर्थक्वेक ने हिट किया, so many buildings fell due to lack of lateral bracing. So lateral bracings देना ये एक important factor है और ये इंश्योर करती हैं कि आपका स्ट्रक्चर कितना सेफ है. So you don't need to be an engineer to care about the safe construction. You live and work in these buildings. That's why you have to be vigilant enough कि क्या आपके लिए जो डिजाइनर ने या आपके कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है, so is it safe कि आप वो कंस्ट्रक्शन करवाएं. सो इसलिए हमारे सिफ्ट सिंप्लीफाइड पे इन चीजों को लाने का मकसद यही है कि हम आपको एजुकेट करें कि आपने स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का मजीद कितना ख्याल करना है. और की फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर्स फेस कांस्टेंट चैलेंजेस. इस पे ग्रेविटी लोड भी आ रही होती है, लाइव लोड्स भी आते हैं लाइक व्हीकल्स और पीपल के, विंड प्रेशर, एनवायरमेंटल अर्थक्वेक वगैरह के लोड्स आ रहे होते हैं. So engineers must design these buildings, bridges, towers, and homes that can handle all these loads and forces, or not just only but once, but for the decades and for the life of the whole structure. So आपको इसका क्लियरली ये मालूम होना चाहिए कि एक बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ एक वक्त में एक लोड नहीं आ रहा होता, बल्कि एक से ज्यादा फोर्सेस भी उसके ऊपर आ रही होती हैं. सो उन तमाम फोर्सेस को विथस्टैंड करने के लिए और उसको रेजिस्ट करवाने के लिए बीइंग ऑनर, जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हैं तो आपको इन चीजों का ख्याल होगा, बल्कि आप एज ए साइट ऑनर या बिल्डिंग ऑनर भी आपको चाहिए कि आप इंश्योर करें कि आपका जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है या आप जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, सो उसको सेफ होना चाहिए. उसके लिए लेटरल स्पेसेस वगैरह, ब्रेसेस वगैरह इंश्योर करें कि वो डिजाइनर ने प्रोवाइड की हैं. ये मुख्तलिफ किस्म के लोड्स हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर आ रहे होते हैं. सो आपने इन तमाम लोड्स का डेड लोड, स्नो लोड, विंड लोड या जो भी लाइव लोड के अंदर है, फॉर एग्जांपल उसके ऑक्यूपेंट्स वगैरह, उसकी व्हीकुलर ट्रैफिक अगर इन केस ऑफ ब्रिजेस वगैरह हैं या टॉल बिल्डिंग है, और डेड लोड में स्ट्रक्चर का अपना लोड, और इन्वायरमेंटल में हमने डिफरेंट लोड्स को भी पढ़ा था कि विंड लोड, स्नो लोड, थर्मल लोड, ये तमाम इन्वायरमेंटल में आ सकते हैं. सो इन तमाम का कम्बिनेशन आपके स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट कर रहा होता है. सो मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी जो आपने इंश्योर करने हैं अपने डिजाइन में और ड्राइंग्स के अंदर: सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बेस विड्थ. ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है. टॉलर थिंग्स नीड वाइडर बेसिस. जितनी भी उसकी हाइट ज्यादा होगी, लाइक आपने पैरामिड्स वगैरह देखी होंगी जो ऊपर से वो शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, नोकदार होती हैं, लेकिन उसकी जो बेस होती है वो काफी वाइड होती है. उसका रीजन यही होता है कि वो नीचे ज्यादा से ज्यादा अर्थ या अपना जो वेट है या लोड है वो सॉइल के ऊपर ट्रांसफर करना चाहते हैं. इसी तरह जितनी भी टॉलर बिल्डिंग होगी उसकी नीचे राफ्ट या फाउंडेशन जो है वो वाइडर होगी. ब्रेसिंग सिस्टम उसके अंदर दिया जाता है, क्रॉस ब्रेसिंग और शेयर वॉल्स वगैरह, ताकि वो लेटरल प्रेशर को या उसका बकलिंग इफेक्ट जो है उसको विथस्टैंड कर सकें या उसको रेजिस्ट कर सकें. इसके अलावा फाउंडेशन स्टेबल होनी चाहिए. अ बिल्डिंग इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज व्हाट इट्स बिल्ट ऑन. सो उसकी फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. आपने सॉइल के लिए
बेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट जरूर करवाना है अपने अपने स्ट्रक्चर में, चाहे वो सिंगल स्टोरी घर ही क्यों ना हो। कोशिश करें कि वहां पे सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट करें और उस बेयरिंग कैपेसिटी के मुताबिक अपनी फाउंडेशन को डिजाइन करवाएं। सो लोड पाथ, पॉपुलर चैनलिंग ऑफ फोर्सेस, ये भी आपने इंश्योर करनी है। सो ये मेन एलिमेंट्स हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हमारे अपने ही एक प्रोजेक्ट से, जो कि यहाँ पाकिस्तान में कोहाट में हमने ये एक ओवरहेड वाटर रिजर्वायर 50,000 गैलन जिसकी कैपेसिटी है वो कंस्ट्रक्ट किया और डिजाइन करवाया। तो इसमें यू कैन सी कि ऊपर इसका ये जो लोड है, ये बीम्स, कॉलम्स वगैरह और ब्रेसिंग बीम्स, जितना भी ये स्ट्रक्चर्स है, कॉलम्स हैं, और नीचे ये आपको फाउंडेशन वाइडर किस्म की नजर आ रही है। सो लोड के हिसाब से इस स्ट्रक्चर का जो अपना इटसेल्फ लोड है, या इसके ऊपर ये जो ग्रिल वगैरह है, ये स्टेयर्स वगैरह है, इस तमाम लोड को कहा जाता है डेड लोड। उसके अलावा इसके अंदर जब ये फिल होगा, ये जो वॉल्स वगैरह हैं ये भी डेड लोड में आएंगी। इसके अंदर जब फिल होगा वाटर 50,000 गैलन, वो इसका होगा लाइव लोड। सो वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त हो, लेकिन मैक्सिमम के लिए आपने डिजाइन करना है, बल्कि लाइव लोड को मजीद परसेंटेज हमने वीडियो में पढ़ी थी लास्ट में कि आपने 60% उसको बढ़ाना भी है, और डेड लोड को आपने 20% इंक्रीज करना है। सो लाइव लोड उसके अंदर होगा जो उसमें वाटर या जितना जो भी मटेरियल आपने स्टोर करना है, उसको लाइव लोड। उसके अलावा एक तीसरी चीज हमने पढ़ी थी, इन्वायरमेंटल लोड्स। इन्वायरमेंटल लोड्स में इस स्ट्रक्चर के ऊपर मेनली विंड प्रेशर या लेटरल लोड्स भी आएंगे और सॉइल प्रेशर भी होगा। सो इन चीजों को विथस्टैंड करने के लिए या इनको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ बीम्स के थ्री किस्म के ये स्पैन्स आपको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये इसको लेटरल बीम्स कहा जाता है। तो इसके अंदर भी और ये बाहर बाहर से भी रिंग्स हैं, रिंग बीम्स भी कहा जाता है और लेटरल बीम्स भी। और ये इसलिए दी जाती हैं कि ये इस लोड की वजह से या विंड प्रेशर की वजह से ये उसको बर्दाश्त कर सके और ये कोलैप्स ना हो। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी एन ओवरहेड वाटर टैंक structure of one of my own projects. To ensure its stability and safety, several key structure elements are incorporated. The vertical columns support to tank's weight and are reinforced by cross-bracing beams, which provide lateral stability and resist wind and seismic forces. So these are the cross beams, cross bracings, जो कि lateral pressure को withstand करने के लिए दी गई हैं। Additionally, the foundation is designed to be on wider area and stronger to effectively distribute the dead load of the tank. So इसलिए इसकी जो फाउंडेशन है वो भी एक वाइडर पोर्शन के ऊपर ले की गई है और उसमें राफ्ट फाउंडेशन यूज की गई है। द लाइव लोड फ्रॉम द स्टोर्ड वाटर एंड एनी डायनामिक फोर्सेस सच एज विंड एंड माइनर tremors. So these components work together to maintain the tank's upright position and structural integrity under various loading conditions. So ये तमाम स्ट्रक्चर्स वगैरह और ये तमाम एलिमेंट्स देने का मकसद यही है कि स्ट्रक्चर स्टेबल हो और इंटीग्रल रहे। So this picture has been taken from one of our project in Kolambanda, Kohat, Pakistan. How engineers ensure stability? So जिस तरह हमने पीछे भी कहा कि ये जो लेटरल ब्रेसेस हैं, ब्रेसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये दिए जाते हैं ब्रिजेस में या बिल्डिंग्स में, और इसका मकसद यही होता है कि आप स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। सो इंजीनियर्स इंश्योर स्टेबिलिटी बाय यूजिंग शेप्स लाइक ट्रायंगल्स। ये आपने काफी इसमें बिल्डिंग की रूफ वगैरह के ऊपर ट्रस स्ट्रक्चर या जो पुरानी रेलवे ब्रिजेस वगैरह हैं उसमें भी देखा होगा ट्रसेस वगैरह। सो वो इसलिए दी जाती हैं कि आपने लेटरल प्रेशर को कंट्रोल करना है। So to ensure the stability of that structure or bridge, by using shapes like triangles, adding cross bracings and stiff joints, choosing the right material and carefully analyzing where forces go, a stable structure is predictable, safe and long lasting. So ये तमाम चीजें इसलिए दी जाती हैं ताकि आपका स्ट्रक्चर सेफ हो और रेजिस्ट करे तमाम किस्म के लेटरल प्रेशर्स को। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में take a leaning tower of Pisa, its poor foundation and made it unstable, yet it still stand due to engineering intervention. So ये पीसा टावर्स है, लीनिंग टावर है पीसा में, ये है तो स्टिल स्टैंड करता है, बट ये आप नोट करें कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गई है। So in contrast, the modern skyscraper in Japan
sway during earthquake but don't collapse. Thanks to advanced stability designers, जो उन्होंने वो practices वगैरह उसमें की हैं, interventions की हैं, जिसकी वजह से वो withstand कर गया है. Structure stability is not just an engineering term, it's your safety. So we already discussed कि ultimately हम structure stable क्यों चाहते हैं, कि वो उससे इकोनॉमी भी जुड़ी होती है और उसमें अल्टीमेटली आपकी सेफ्टी भी जुड़ी होती है. Every time you enter a home, cross a bridge, or work into a school, you are trusting the engineer who ensured it's stable. So इन तमाम चीज़ों से आप उस इंजीनियर के ऊपर या उस डिजाइनर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं जिसने ये चीज़ें डिजाइन की हैं और उस स्ट्रक्चर को आपके लिए सेफ किया है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको प्रायोरिटाइज इसलिए रखा जाता है कि पब्लिक सेफ्टी इन्वॉल्व होती है और कॉस्ट सेविंग्स इन लॉन्ग रन, और पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिजास्टर और अर्थक्वेक या स्ट्रॉम या फ्लड्स वगैरह के दौरान. अगर आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है या सेफ्टी के इश्यूज हैं तो वो आपके लिए ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा. सो इसलिए इन तमाम चीजों को इंश्योर करने के लिए अल्टीमेटली स्टेबिलिटी इज नॉट जस्ट एन इंजीनियरिंग कंसर्न, इट्स अबाउट ह्यूमन सेफ्टी एंड स्मार्ट लिविंग. सो ये हमारा आज का टॉपिक था. सो इन नेक्स्ट वीडियो अब आपने एक बेस डेवलप हो गई जिसमें हमने लोड टाइप्स को डिस्कस किया, डेड लोड, लाइव लोड, इन्वायरमेंटल लोड्स वगैरह. उसके बाद हमने लोड कम्बिनेशंस और फैक्टर ऑफ सेफ्टीज को डिस्कस किया, और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने स्ट्रक्चर को स्टेबल कैसे रखना है और कौन से एलिमेंट्स हैं नॉर्मली जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिजाइनिंग के वक्त प्रोवाइड करने हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे. So now we are moving on to the next topic, जिसमें हम डिस्कस करेंगे various types of tests performed during casting of the structure. अब हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के अंदर जाएंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे फील्ड में और लैब में टेस्ट्स हैं जो आपने कंक्रीट वगैरह में और स्ट्रक्चर के कास्टिंग के दौरान इंश्योर करने हैं कि वो आप टेस्ट करवाएं, और ताकि आप इंश्योर करें कि आपका स्ट्रक्चर स्टेबल है. सो प्लीज help us understand structure stability a bit better, and please like, share and comment to this video. I truly value your feedback. You can send your feedback at safetechsimplified@gmail.com, जो कि हमारा email address है. We are also available at TikTok with the same handle. We are available at Instagram and Facebook as well. So don't forget to subscribe Safe Tech Simplified, where engineering meets clarity. So thank you very much and have a good day. Take care of yourself.